प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत शामिल हो रहे हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, कैसे मिजाज हैं? इमरान साहब, अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, वो जो न्यूजीलैंड वाले वाक़े में शहीद पाकिस्तानी वापस आए हैं उसके बाद, तो उससे पहले तो कोई और सवाल पूछूं, मेरा दिल ये किया कि आपसे ये पूछूं कि आपने आइंदा आर्मी चीफ़ किसको तैनात करना है? दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। मैं वो बाजवा साहब का नाम लेना चाह रहा था, मेरी बाजवा साहब से बात हुई थी, लेकिन वो ओकेजन ऐसी थी कि इट वाज अ वेरी सीरियस ओकेजन। ये जो बच्चे के वालिद थे अरीब साहब जो हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो वाक़यात बताए घर के, कि उन्होंने उनकी ज्वेलर शॉप थी छोटी, वो उन्होंने बेच के अरीब को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवाया। फिर वो एज लक वुड हैव इट, बच्चे ने मेहनत की, फ्लाइंग नंबर से पास हुआ, फिर उसको एक बहुत बड़ी फर्म में जॉब मिली। पहली जॉब में वो न्यूजीलैंड चला गया और फैमिली वाज वेटिंग कि वो अब कोई प्रॉस्पेरिटी या अच्छा एक उनको अच्छा टाइम उनका शुरू होने वाला है। और ये एक बड़ा नाखुशगवार कहें उसको, बदकिस्मत वाक़या कहें, इस फैमिली के ऊपर क़यामत टूट गई। तो मेरी जब बाजवा साहब से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने इदारे की तरफ से बहुत कुछ करना चाहता हूँ इस फैमिली के लिए, तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। यही बात जब प्राइम मिनिस्टर को पता चली तो वो भी इसी बात का उन्होंने अदा किया। तो इंशाल्लाह दोनों तरफ से कुछ जमा करके मैं आर्मी चीफ ने भी इस पर कमिटमेंट दी है कि आर्मी चीफ भी फ़ौज की जानिब से इस फैमिली की मदद के लिए कुछ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाजवा साहब ने दी। अच्छा, एकदम से मुझे जब वो आपका मैंने क्लिप देखा ना, तो वो कहते हैं कि आखिरकार दिल की बात ज़ुबान पे आई गई। कुछ ऐसी बात तो नहीं थी आपके साथ? नहीं, मेरी वो दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। वो वैसे आई डोंट नो कैसे मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। वो कोई ऐसा अभी तक तो डिस्कशन भी कोई नहीं हमारे यहाँ शुरू हुआ किसी चीज़ का। इट्स नॉट फार अवे। नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, दूर नहीं है, लेकिन ये तो जो सीनियरिटी बेसिस पे होता है, जो भी वहाँ से सीनियर होगा, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी, उसको लगा लेंगे। हमें इदारों को मजबूत करना है, ना कि शख्सियात के ऊपर डिपेंड करना है। जी, हमारी कोशिश ये है कि इदारे जिस तरह मजबूत हों, वो इदारे जिसको भी आगे लाना चाहें, जो सीनियर तरीन हो, वो बेशक ज़रूर आए। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है एक जो थॉट प्रोसेस है आपकी हुकूमत का, वो आपके इस जुमले से वाज़ेह हो गया कि जो सीनियर लोगों की रिकमेंडेशन आएगी उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म फैसला ले लेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ही। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ और बातें भी आपसे पूछनी, पहले घोटकी वाले वाक़े का पूछ लें। आपने कोई तफसील जानने की कोशिश की कि इस वाक़े में हुआ क्या? नदीम भाई, अभी तक मिक्स उसकी खबरें आ रही हैं। कोई बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ ऐसी आई नहीं जब तक वो बच्चियां जो हैं वो कोर्ट में पेश नहीं होती, या उसके जो सो कॉल्ड अगवा कुनंदगान हैं या जिन्होंने उनके साथ शादी की बात की है, वो लड़के कोर्ट में पेश ना हो। और ये मामला जब खुलेगा, ये फ़ैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन इसमें दो ज़ाविये हैं जी। एक तो ये कि शायद मुमकिन है कि इन बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करने के लिए घर से गई हों और निकाह किया हो, और मुसलमान अपनी मर्ज़ी से हुई हों, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फोर्स कन्वर्जन जो है उसको हम डिस्करेज भी करते हैं, और ख़ाली डिस्करेज नहीं, हम समझते हैं कानूनन ये जुर्म भी है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। हमारा मज़हब तो अमन का पैगाम देता है, हमारा मज़हब तो मोहब्बत का पैगाम देता है। ये हमारा मज़हब का ताल्लुक़ इससे नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये कानूनन भी जुर्म है और मज़हबन अखलाक़न भी ये बात ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर हम सख्ती से एक्शन लेंगे अगर ऐसी कोई चीज़ में से निकली तो। वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर वज़ीर आला से भी उन्होंने कहा है कि इसका नोटिस लें, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चियाँ जो हैं पंजाब चली गई हैं, तो पंजाब पुलिस और पंजाब की पूरी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। हाई कोर्ट में एक वो रिट दायर है, मेरे ख्याल में एक बयान होना उन बच्चियों का बाकी है, शायद उस वजह से फॉर द टाइम बिंग वो रुपोशी वाली कैफियत है। सिक्योरिटी के भी इस मामले बड़े संगीन हो जाते हैं जी, दोनों तरफ से लोग मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी रोशन मिसाल है जो अभी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने और न्यूजीलैंड के अवाम ने कायम की है, वो मुसलमानों की मिसाल है, लेकिन इस वक्त हमें वो एक न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में नज़र आई है। इंसानियत का दर्स इस्लाम देता है। वो जब वो एक लड़का उसको प्रीच कर रहे हैं ना कि मैं 3 दिन से रो रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ कि तू मुसलमान हो जा, तो उसने कहा कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्स देता है और मैं 3 दिन से वही कर रही हूँ। हम अपना वो सबक भुला चुके हैं, वो हमें उससे ही सीख लेना चाहिए, वो जो न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने उसने जो एग्ज़ाम्पल छोड़ा है, जो मार्क छोड़ा है दुनिया पे, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ मुसलमानों को भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि अपनी अक़लियतों के लिए किस हद तक कोई जा सकता है, उनकी हिफाजत के लिए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए कैसे कोई कर सकता है। और न्यूजीलैंड के लोगों को भी मैं कहता हूँ जी कि ये तो एक एक्सेप्शन थी ना इस आदमी की, जो जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था या इसकी कोई थॉट प्रोसेस में खलल था, ये तो एक एक्सेप्शन थी, या ये टेररिस्ट था, वट। लेकिन जो न्यूजीलैंड के लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया है इसके ऊपर, वो भी एक काबिल तहसीन चीज़ है। तो इमरान इस्माइल साहब, आपको गवर्नर साहब, मेरे ख्याल में 2 लोगों को पाकिस्तान दावत देनी चाहिए ऑफिशियली, दफ्तर ख़ारजा के लेवल के ऊपर रब्ता उनसे करना चाहिए। एक वज़ीर आज़म जो न्यूजीलैंड की हैं और दूसरे जो वज़ीर आज़म कनाडा के हैं। वो ट्रंप का बिल्कुल उलट एक बयानिया है जो इन 2 लोगों ने कायम किया है। तो हमें इस बयानिए को, और जो एक मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको ब्रिज करने के लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 ब्राइट एग्जांपल्स हैं, नई क़यादत है, यंग लीडर्स हैं अपनी अपनी मुल्कों के, और एक नया बयानिया दे रहे हैं ट्रंप के मुकाबले में, जो बिल्कुल एक फरसूदा बयानिया जिसने नफ़रत की फ़िज़ा ट्रंप के बयानिया ने कायम की थी। उससे उलट बयानिया दिया है जसिंदा ने भी, और उससे उलट ही बयानिया दे रहे हैं वो जस्टिन ट्रूडो भी। तो आपको दोनों से रब्ता करना चाहिए, दावत दें उन्हें, पाकिस्तान बुलवाइए उन्हें, इंटरेक्ट करिए। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका नहीं है ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने का। नदीम साहब, जसिंडा से, प्राइम मिनिस्टर जसिंडा से तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात भी हुई थी, और उन्होंने उनके इक़दामात की तारीफ़ भी की और उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी। और जस्टिन ट्रूडो से मुझे नहीं इल्म कि उनकी अभी तक बात हो सकी है या वो दावत उन्होंने एक्सटेंड की है कि नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके एजेंडे पे ज़रूर होगा ये करने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया के वो लीडर्स हैं, जैसे कि आपने अभी ख़ुद भी कहा कि दुनिया के वो लीडर्स हैं जिनकी तरफ दुनिया देख रही है कि ये किस तरह से अपने ममालिक को लीड करते हैं, अपने लोगों को कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे लेकर चलते हैं। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफ़रत की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट ट्रंप इज़ डूइंग। अच्छा, 1-2 सियासी सवालात भी आपसे कर लें। कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, मुझे लगता था कि आप सिंध हुकूमत की करप्शन से, नाअहली से, इनकॉम्पिटेंस से और पुअर गवर्नेंस से इतने नाला हैं कि आपका दिल करता है कल की हुकूमत जाती सिंध की पीपल्स पार्टी की, आज ही टूट जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 20-22 बंदों का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीपल्स पार्टी का हुकूमत कायम कर ले। आज कहाँ स्टैंड करते हैं? अब तो उनकी पूरी क़यादत नैब के सामने पेश हो रही है। नहीं नदीम साहब, देखें, बात यह है कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरी प्रोसेस को पूरा होना चाहिए। लेकिन जमहूरी प्रोसेस को पूरा होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है या उसको अदालत का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त फौरी तौर से आप नारा लगा दें कि जमहूरियत ख़तरे में आ गई और आप किसी एहतजाज की तरफ निकल पड़े कि जी हमारे से सवाल क्यों किया जा रहा है। तो ये तो वही लोग करते हैं जिनको ख़तरा वाकई होता है कि जी उनके कोई कारनामे ऐसे हैं कि वो अब सामने एक्सपोज हो जाएंगे और वो उसको जमहूरियत बचाने का नाम या गिलाफ उड़ा के उसके पीछे निकल जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली कि जी कभी वो जैसे जिसको पकड़ो, जिसको अदालत में बुलाओ, उसको उस बीमारी लाक हो जाती है, और बीमारी भी ऐसी खुफिया होती है कि उसका पाकिस्तान में इलाज ही नहीं हो पाता, चाहे उन्होंने कितने अरसे पाकिस्तान में रूल किया हो। या जिसको बुलाओ नैब में तो मालूम होता है कि जी वो तो अब एहतजाज करने निकल रहे हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त कौम को शऊर तो है, मैं समझता हूँ। अब देखते हैं कि कितनी कौम खड़ी होती है किसके साथ। एक तरफ तो ये मामला है ना जी कि कोई एक केस इस हुकूमत ने नहीं किया किसी के ऊपर भी, नैब का चेयरमैन इस हुकूमत ने नहीं लगाया, नैब के कवानीन इस हुकूमत ने नहीं बनाए। ये सब पुराने केसेस हैं, सब पुराने चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने किए हुए थे। उसको नैब को हमने आज़ाद किया है। नैब कोई हुकूमत के नीचे ताबे काम नहीं कर रही, नैब अब एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। अब वो अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और अदालत या JIT बना के किसी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह करे, चाहे वो जिस भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। ख़ुद रूलिंग पार्टी के लोग इस रिगमरोल से गुजर रहे हैं। कितनी जान है केसेस में जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये फेक अकाउंट्स का मामला है, जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस चार्ज है। तो आपको लगता है कि इस केस की बुनियाद के ऊपर मामला उनकी गिरफ्तारी तक जा सकता है? नदीम साहब, ये तो अदालत ने फैसला करना है कि उनकी मामला कहाँ तक, उनकी गिरफ्तारी तक जा सकता है या नाअहली तक जा सकता है, या उसमें से उन्होंने क्लीन निकलना है। ये तो अब डिपेंड करता है कि वो कितने शवाहिद पेश करते हैं कि नहीं करते। केस मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सीरियस मामला हैं, केस भी काफ़ी सीरियस है, और इसको मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी इसको बड़ी सीरियसली इसको ले रही है और उनको भी नज़र आ रहा है कि ये आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना हो सकता है।
और जो चीफ मिनिस्टर की पेशी थी, चीफ मिनिस्टर को भी सवालनामा दिया गया, 1.5 घंटे के सवाल जवाब के बाद। तो चीफ मिनिस्टर की अपनी नौकरी खतरे में है या चीफ मिनिस्टर महफूज है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जब अब इनसे जिस ज़माने की बात हो रही है और जिस शुगर मिल की ख़ास तौर से बात हो रही है, उस पर अपने हाथ से इन्होंने एक नोट चढ़ाया हुआ है कि जी ये जो हाईएस्ट बिडर था उसको ना दिया जाए, इसको दे दिया जाए। वो उन्होंने क्या सोच के किया था, क्यों किया था, ये तो वो बेहतर जानते हैं। अदालत को जाके उनको बताना पड़ेगा ज़रूर कि ये उन्होंने ऐसा क्यों फ़ैसला लिया था और इस फैसले से कौम को क्या फ़ायदा हुआ, या जिसको दी गई थी शुगर मिल ओमनी ग्रुप को, उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो ये बातें तो ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाएंगी नदीम साहब, इसमें छुपने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। और बिलावल के बयान के ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि कुछ लोगों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में इसलिए लिया गया कि इंडियन जहाज़ उनको उड़ा के ना ले जाए? मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बयान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक टाइम पे जब आपके मुल्क की तरफ दुनिया देख रही है और आप ऐसे एक्शंस ले रहे हैं कि जिससे दुनिया में अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, और सिर्फ सियासी फ़वाइद की खातिर अगर आप ऐसा बयान दें जिससे आपकी अफवाज की दिल शिकनी हो, जिससे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की दिल शिकनी हो, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने जो अब भी अपनी जानों के नजराने पेश करने को तैयार हैं, उनकी आप दिल शिकनी कर रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए कि आपको, क्योंकि सपोर्ट बेस और कोई नहीं है। और ये एक बेसलेस किस्म की बात जो की गई है, ये मैं समझता हूँ कि 100 दफ़ा सोचना चाहिए था ऐसी बात करने से पहले। जिसको हिंदुस्तानी मीडिया उसको अपना विक्ट्री समझ के उसको दिन रात उछाल रहा है उस बात को कि जी देखें अब उन्होंने भी कह दिया। वो यू नो हाउ दे रिएक्ट, वो दे ओवर रिएक्ट, वो तो बिल्कुल ऐसे पागल ही हो जाते हैं देख के एक चीज़ को कि उनको को हाथ में मिल जाए। और उनको एक झुंझुना मिल गया ये इस सूरत में कि जो बयान दिया है बिलावल ने, इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुल्क की बदनामी और ख़राबी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। ट्रेन मार्च कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से, तो आप क्या देखते हैं, बड़ा चैलेंज आने वाला है तहरीक इंसाफ के लिए? कोई चैलेंज नहीं है, मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। और ट्रेन मार्च की जगह अगर वो पैदल मार्च भी कर लेते तो ज़्यादा उनको खुद आश्कार हो जाता है कि कितना रियलिटी है। कोई चैलेंज नहीं है मैं समझता हूँ। तो गवर्नर साहब, सिंध में हुकूमती मामलात बेहतर हुए? कोई गवर्नेंस के हवाले से कुछ थोड़ा सा तबसरा आपसे अगर मिल जाए कि करप्शन ख़त्म हो गई हो, साफ़ सुथरा निज़ाम आ गया हो, गवर्नेंस बहुत अच्छी हो गई हो? नदीम साहब, अभी तक तो कोई ऐसा खातिर खा चेंज नज़र नहीं आ रहा। वही अफसरान भी उसी तरह के लगाए जा रहे हैं जैसे पहले थे, जिनके ऊपर इतराज़ात थे। कुछ मुशीरान भी ऐसे इस तरह के लगे हैं जिनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर इतराज़ भी किया गया, जिस पर नाराज़गियाँ भी हुई उस तरफ से मेरे लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो अगर वो अपने एक्शन से ही बता सकते हैं कि कैसे उस सूबे को चलाना चाह रहे हैं आगे से, लेकिन अब तक कोई खातिर खा ऐसी चेंज नज़र नहीं आई मुझे। और वो मंसूबे जो फेडरल गवर्नमेंट फंडेड थे, उसके हवाले से पेशरफ्त में कोई बेहतरी है? जी, उसमें बड़ी बेहतरी है। मैं आज गया भी था, मैंने तकरीबन 2-3 घंटे आज शहर का दौरा किया और उसमें मैंने सारे मंसूबों के ऊपर ब्रीफिंग भी ली खुद जाके, और वहाँ पे देखा भी मैंने उनको। और वो मंसूबे अपनी जो उनकी तकमील की डेट्स हैं उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। कई 2-3 तो ऐसे हैं जो उस डेट से आगे हैं इस वक्त। तो मैं समझ रहा हूँ कि मिड सितंबर तक इंशाल्लाह ये हम प्राइम मिनिस्टर को ला के तकरीबन 7 मंसूबे कराची के उनका इफ्तिताह करा देंगे, जिससे कराची पे एकदम से एक बड़ा प्लेजेंट इम्पैक्ट इंशाल्लाह आएगा। किस किस मंसूबे का इफ्तिताह करवाएंगे? नदीम साहब, ग्रीन लाइन की जो कंप्लीशन है फ़ेज़ 2 की, जिससे रेड लाइन और सारे लिंकअप होने हैं, वो को कंप्लीट हो जाएगा। मंगोपी रोड कंप्लीट हो जाएगा, 3 फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक अंडरपास कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक मैं बिल्कुल लास्ट में, और मेन माड़ीपुर रोड जो है इसको भी इंशाल्लाह हम कंप्लीशन की कोशिश कर रहे हैं कि कर लें। एक आखिर में आपको तजवीज़ दूंगा, खाली रोड नहीं है, इसमें हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं। यानी इसके बरसाती नाले भी इसमें बनाए जा रहे हैं, इसमें पानी की 66 इंच डाया की जो लाइन है पूरी वो डाली जा रही है, इसका पूरा नीचे बेसिस। और प्रॉब्लम ये है नदीम साहब कि जहाँ पे आप खुदाई शुरू करें ना, यू नेवर नो कि नीचे क्या है, पानी की लाइन किधर है, गैस की लाइन किधर है, बिजली की तारें किधर से जा रही हैं, कुछ नहीं पता। वैन कोई मास्टर प्लान है नहीं, आप जैसे ही तोड़ना शुरू करते हैं रीबिल्ड करने के लिए, तो आपको पता चलता है कि आप एक नए जंजाल में फंस गए। एक आखिर में आपको तजवीज़ दूंगा, आप वो मोटर बाइक पे बैठे हुए बड़े फिट लगते हैं। मेरे ख्याल में आपको कभी कभार वो पूरा गैंग स्टाइल में, ये जब विज़िट करने जाते हैं ना, साइट्स को इंस्पेक्ट करने जाते हैं,
तो आप 5-10 मोटर बाइक का बिल्कुल वो गैंग स्टाइल में जाया करें। गैंगस्टर समझते हैं वो हार्ले डेविडसन पकड़ के ना तो पूरा अपना वो 10-12 चलाते हुए जाया करें। शहर में सिक्योरिटी भी अच्छी है, पता भी चलेगा, गवर्नर साहब बाइक पे भी घूम सकते हैं। शहर में वाकई सिक्योरिटी अच्छी है। मैं समझता हूँ नदीम साहब, ये आपको भी इस पर कोई प्रोग्राम कभी करें कि जो कराची जिन हालात से गुजरा है और आज जिधर खड़ा है, आज हमारे पास शिकागो और सैन फ्रांसिस्को से कम क्राइम रेट है इस वक्त। मैं वाकई इतना समझता हूँ कि हमारी रेंजर्स और पुलिस ने जो कारकर्दगी दिखाई है पिछले दो सालों के अंदर, वो काबिल सताइश है, ज़बरदस्त कारकर्दगी। अच्छा, ऐसे करते हैं, अगला इंटरव्यू जो है ना आपको भी और डीजी रेंजर्स को भी मोटर बाइक्स पे बिठा के शहर के अंदर घुमाते हैं, फिर वो ज़रा पता चलेगा कि आसानी से घूम सकते हैं। तो ठीक है, डन हो गया, तय हो गया। अच्छा, लेकिन उसमें आपने भी मोटर बाइक पे ही करना है इंटरव्यू, फिर ये आप गाड़ी में ना बैठिएगा। ठीक है जी, तय हो गया, डन हो गया, डन है जी। इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर सिंध, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए।